बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डायग्राम के बारे में। इससे पहले जितने भी आपको यूट्यूब पे या मुख्तलिफ जगह पे आपको वायरिंग डायग्राम मिलती हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट के मुताल्लिक़ होती हैं। मैकेनिकल के बारे में आपको अलग से एक रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको दिया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसी वीडियो मौजूद हैं या ऐसे सर्किट मौजूद हैं कि जिसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को कंबाइन करके दिखाया गया हो। तो आज की वीडियो में हम इस सर्किट को डिस्कस करेंगे जो हम ऑलरेडी हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद है, और अगर आपको उसका प्रिंट वर्जन चाहिए तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। तो इस के जो डायग्राम बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो हमारी टेक्निकल हजरात है, टेक्नीशियन जो यंग हजरात हैं, जो कि बाकायदा जिन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ, कोई बाकायदा किसी इदारे से उनको वो क्वालिफाइड नहीं है, वो सीना पसीना काम सीख के प्रैक्टिकल से वो आगे बढ़ते हैं, उनको कम से कम जो भी काम सीख रहे हैं या जो कभी नए इस काम में आए हैं उनको इस हवाले से आगाही हो कि कौन सा जो आइटम है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा होता है, उसकी किस तरह उसकी लेआउट होती है, उसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरह होते हैं, और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिनकी बहुत कम आपको इस तरह की मालूमात मिलती हैं ऑन पेपर। उनकी जो लेआउट है, उनके जो कनेक्शन हैं वो किस तरह होते हैं, उनकी शक्लें किस तरह होती हैं। स्पेशली ये जो पैटर्न मैंने शुरू किया है इस तरह का डायग्राम बनाने का, इलेक्ट्रिकल में भी और मैकेनिकल में भी, और दोनों को कंबाइन करके भी, और विद मैंने कोशिश की जो फिगर्स होती हैं, कि जो इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वही जो प्रैक्टिकल पिक्चर होती हैं वही मैं इस पर शो करूँ। इसी के ज़रिए आपको वायरिंग डायग्राम बनाई जाए, मैकेनिकल डायग्राम बनाई जाए, ताकि आपको एग्जैक्ट आपको बगैर कोई चीज़, अगर आप इतने लिटरेट नहीं है कि इंग्लिश पढ़ सकें, तो आपको आइटम को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इसका काम क्या है, कोई जब इसको फेज न्यूट्रल मिलेगा तो क्या फंक्शन करेगा, आगे कहाँ पर पास करेगा। और अगर आप मैकेनिकल में बात करें तो उसका जो फ़्लो होता है वो आपको इससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है काफ़ी हद तक। तो फिर भी अगर किसी को इशू हो तो वो इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अपने कमेंट्स में इसको ज़रूर आप डिस्कस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने अभी इसका दो पार्ट्स हैं रेफ्रिजरेटर के, मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। इसको हमने इस दोनों सेपरेट बना के फिर उनको आपस कंबाइन कर दिया है, और मुकम्मल एक रेफ्रिजरेटर की जो वायरिंग प्लस मैकेनिकल डायग्राम है, उसकी वर्किंग है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इससे पहले हम पिछली वीडियो में नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर की भी बात कर चुके हैं। इसमें सेम इस तरह की हमने वीडियो डायग्राम डिस्कस की थी, जिसके अंदर नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों को कंबाइन किया गया, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी रीज़न है वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो पाकिस्तान में जब लोड शेडिंग का दौर था, तो जब बिजली बंद होती थी तो उस वजह से इसकी जो बर्फ़ जमी होती थी साइडों पे, इसकी फ्रीज़र के अंदर या रेफ्रिजरेटर प्लेट के अंदर ऊपर, उससे काफ़ी देर तक कूलिंग मेंटेन रहती थी। फिर इसके पूरे वर्ल्ड में जो ज़्यादातर नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होती है, और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का अभी सिस्टम काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो अभी जो पाकिस्तान के अंदर इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आ रही हैं वो भी नो फ्रॉस्ट ही आ रही हैं। लेकिन ये फिर उसके बावजूद भी ये फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अभी भी नई भी आ रही हैं। अभी भी लोग जो थोड़ा सा इस काम चीज़ को सिस्टम को समझते हैं वो नो फ्रॉस्ट की बजाय फ्रॉस्टेड को ही तरजीह देते हैं, और ये भी मार्केट में इसकी डिमांड है और वो अभी तक आ रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको, फिर वीडियो को बहुत लंबी हो जाती है। तो इसके में जो पहले मैकेनिकल पार्ट्स आप देख लें, इसके अंदर कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं, जो मैकेनिकल में भी आता है और इलेक्ट्रिकल में भी आता है। तो इसको दोनों आप देख रहे हैं कि इसको कनेक्शन इलेक्ट्रिकल भी आ रहे हैं और मैकेनिकल भी इसको जॉइंट मिले हुए हैं। तो इसकी जो डिस्चार्ज आती है वो सीधी पहले गैस की, जब भी कंप्रेसर ऑन होता है तो ऑन को जो किस तरह ऑन होता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है वो हमारी जा रही है कंडेंसर में। कंडेंसर से जिस तरह एक आम हमने शुरू में अगर आप वीडियो देखें उसमें हम तफसील से रेफ्रिजरेशन साइकिल को डिस्कस किया था। जिन्होंने थोड़ा सा उसको डाउट है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो भी कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उसके बाद इसके डिस्चार्ज से, इसके कंडेंसर से गैस ठंडी होकर आती है थ्रू फिल्टर के कैपेलिटी ट्यूब में, कैपेलिटी ट्यूब से ये फिर जाती है एवापोरेटर। अगर आप फ्रीज़र एवापोरेटर है हमारे, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होती है इसके ऊपर दो खाने जो ऊपर होती है जहाँ पर फ्रीज़र होता है उसके अंदर एवापोरेटर की आपकी इसी शक्ल होती है जो आपको नज़र आ रही है। वहाँ से फिर ये आउट होके जाती है फ्रिज एवापोरेटर जो नीचे वाले खाने में होता है, जो छोटी छोटी प्लेट होती है वो इसी तरह शक्ल होती है जो आपको नज़र आ रही है, उसमें इन होती है, और वहाँ से आउट होके जाती है दोबारा कंप्रेसर में।
सक्शन लाइन पे। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है, इसके अंदर जो कूलिंग का प्रोसेस है वो जारी रहता है। इसको अगर मज़ीद आपने स्टडी डिस्कस करना है तो वो आप हमारी जो पहली शुरू की वीडियो है, बेसिक वीडियोज़ है, उसमें देख सकते हैं। इसमें हम मुकम्मल तफसील से साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आते हैं इसकी वायरिंग पे। जो इसकी वायरिंग है वो स्टार्ट करते हैं 220 वोल्ट AC से। इसका पावर सोर्स होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो तो उसको अपने जब आपने ट्रेस करना है तो अपने इसको पावर सोर्स से ट्रेस करना होता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसको आपको हमें 3 लाइन नज़र आ रही हैं। एक इसकी अर्थ है, उसको इतना कंसिडर नहीं करते पाकिस्तान में, बहरहाल वो एक पार्ट है। उसके बाद इसका फेज़ है जो रेड है, और जिसका न्यूट्रल है वो ब्लैक है। तो उसका जो सप्लाई पहले आती है थ्रू थर्मोस्टेट के, थर्मोस्टेट में आकर थर्मोस्टेट हमारा जो इसकी जो एक बैलो होती है वो लगी होती है एवापोरेटर के साथ, फ्रिज एवापोरेटर के साथ। ठीक है, ये कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो एवापोरेटर्स में 2 हैं, फ्रीज़र और फ्रिज, लेकिन जो इसकी बैलो होती है वो लगी होती है फ्रिज एवापोरेटर के साथ। और वहाँ से अगर वो सेंस करता है कि इसको कूलिंग रिक्वायर्ड है रेफ्रिजरेटर को, तो वहाँ से ये फेज़ पास कर देगा आगे, थर्मोस्टेट से आगे पास होके सीधा जाएगा स्टार्टर रिले पे। उस स्टार्टर रिले से आगे जो आपका पास होके सीधा जाए आपके कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे। ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट किसी एक पे अभी इसको लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। न्यूट्रल ऑलरेडी डायरेक्ट वहाँ से आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। पहले वो केबल लाइट पे जाता है और वहाँ से जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के थ्रू होकर सीधा वो कॉमन पॉइंट पे, और स्टार्टर रिले से जो फेज़ आ रहा है वो जब स्टार्ट पे जाता है तो वहाँ से फिर ये रिले अपना फंक्शन करती है और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है। जब ये ऑन हो जाता है तो आगे जो हमारा साइकिल हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसी लेक्चर में, तो वो उससे हमारा वो प्रेशर डिस्चार्ज लाइन जाती है, डिस्चार्ज के थ्रू होके कंडेंसर से एवापोरेटर से वापस ये थ्रू के पहले ट्यूब के एवापोरेटर में, और एवापोरेटर से वापस ये कंप्रेसर में सक्शन लाइन के थ्रू वापस ये साइकिल चलता रहता है जितनी देर ये कंप्रेसर हमारा ऑन रहता है। जब थर्मोस्टेट सेंस करता है कूलिंग पूरी हो चुकी है तो वो सप्लाई फेज़ की कट कर देता है, तो हमारी जो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है। तो उसके बाद फिर दोबारा ये सर्कल हमारा चलता रहता है ऑटोमेटिकल जब दोबारा कूलिंग रिक्वायर्ड होती है। अब आते हैं इसके अंदर दूसरा जो पार्ट वायरिंग के अंदर, वो क्या है, केबल लाइट का। वेरी सिंपल है कि इसका न्यूट्रल आप देख रहे हैं ब्लैक है, वो सीधा हमारा केबल लाइट को जा रहा है। लेकिन जो फेज़ है वो आप देखते हैं कि जब वो थ्रू स्विच के केबल लाइट स्विच जो जिसे डोर स्विच भी कहा जाता है उसके थ्रू जाता है केबल लाइट को। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ये स्विच ऑपरेट हो जाता है, तो हमारा फेज़ आगे पास हो जाता है केबल लाइट को, और वो लाइट हमारी ऑन हो जाती है। तो ये इस तरह प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो इसके अंदर अब जो बात करते हैं हम फॉल्ट्स की, या जो उसमें प्रॉब्लम आते हैं रेक्टिफिकेशन के बारे में, तो उसमें जो अगर वायरिंग की बात करें तो वायरिंग के अंदर लाइट अगर ऑन नहीं होती जितने ज़्यादा चांस होता है बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर बहुत कम चांस होता है कि केबल लाइट के अंदर कोई इशू हो, लेकिन कभी फॉल्ट बहुत पुराने फ्रिजों में फॉल्ट आ भी सकता है जिनकी बॉडी के अंदर जंग चला जाता है, तो वहाँ भी ये इशू आ सकता है केबल स्विच के बारे में। बाकी थर्मोस्टेट का कंप्लेंट्स नई फ्रिजों में कम होती है, लेकिन जब फ्रिज को 2-3 साल हो जाते हैं या कुछ साल में इशू आ जाता है तो थर्मोस्टेट भी काम छोड़ जाता है। जो ऑटोमेटिकली सेंस करना होता है वो उसमें इशू आ जाता है। इस वजह से हमें थर्मोस्टेट अपने टाइम पे फ्रिज को ट्रिप नहीं करवाता। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का थर्मोस्टेट, जेन्युइन थर्मोस्टेट इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद स्टार्टर रिले या ओवरलोड प्रोटेक्शन में फ़ॉल्ट तब आता है जब बिजली के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो तब जाके इसके अंदर कोई फॉल्ट आ सकता है, माल फंक्शन हो सकती है, तो उसको भी हम रिप्लेस ही करते हैं। कंप्रेसर के अंदर फॉल्ट तब आता है जब कहते हैं कोई ब्लॉकेज चोकिंग हो जाए, या मैकेनिकल पार्ट के अंदर कोई मसला आ जाए, या वाइंडिंग इसकी बहुत अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हो तो वो ओवर हीट होके जल सकती है। बाकी इसकी प्रोटेक्शन के लिए ओवरलेड प्रोटेक्शन मौजूद होता है। अगर आपने इसको रिप्लेस करना है, जल जाए फर्स्ट एक दफ़ा में, दोबारा आपने उसी रेटिंग का लगाना है जिस रेटिंग का उसमें पहले लगा हुआ था। अगर आप ओवर रेटिंग का लगा देंगे तो वो चल तो जाएगा, लेकिन दोबारा जब फ्लक्चुएशन होगी तो फिर मे बी वो कंप्रेसर को ही डैमेज कर दे, इसकी वाइंडिंग को। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद मैकेनिकल साइकिल साइड पे आते हैं। इसमें जो पार्ट्स इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चोकिंग का होता है। चोक लोग कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर की गैस पुरानी, कोई इशू ऐसा इशू नहीं है, गैस पुरानी का नई का कोई इशू नहीं होता। इसमें इशू ये होता है जब रेफ्रिजरेटर हम शिफ्ट करते हैं घरों के अंदर, तो उस वक्त हम थोड़ी सी हमें उसको हम टिल्ट करते हुए इसका जो
ऑयल होता है वो बाज़-औक़ात कंप्रेसर से की वजह से आउट हो गई डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए कंडेंसर के अंदर जमा हो जाता है। अब ऐसी सूरत में हाल में इसका जो चांस बेहतरीन जो उसका रेमेडी होती है कि इसको आपने कम से कम 8 से 10 घंटे तक स्टैंड स्टिल इस पर पड़ा रहे, उसके बाद इसको ऑन करें। लेकिन लोग जल्दी में फ्रिज ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल कंडेंसर में गया होता है वो वहीं पर वो जम जाता है। उसके बाद चोकिंग हो जाती है। जब चोकिंग होती है तो उसका दो होते हैं उसके अवामिल के, या तो वो कहीं से लीक कर जाएगा प्रेशर किसी कमज़ोर जॉइंट से, या फिर कंप्रेसर पे वो ज़ोर पड़ेगा और वो कंप्रेसर भी आपका मे बी हीटअप होके वीक हो जाता है, फिर उसकी प्रेशर डिस्चार्ज कम हो जाता है, जिस वजह से कूलिंग साइकिल मुकम्मल नहीं होता। तो ये चोकिंग का इशू हो सकता है। चोकिंग की पहली निशानी ये होती है फ्रिज कूलिंग छोड़ जाती है। तो वो अगर टाइमली इसको डायग्नोज करके इसकी चोकिंग को रिजॉल्व कर दिया जाए, उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं चोकिंग पे, तो उससे भी ये काफ़ी मसला हल टाइमली हो जाता है अगर इसको टाइम पे डायग्नोज कर दिया जाए। तो अगर लेट करेंगे तो वो भी कंप्रेसर को भी डैमेज कर सकता है। तो ये इस हवाले से बड़ा एक अहम पॉइंट है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस तरह की मैकेनिकल में कोई प्रॉब्लम आए। फ़ॉल्ट आते रहते हैं बहुत सारे भी, लेकिन जो मेन फ़ॉल्ट है वही चोकिंग का और कंप्रेसर का कोई इसमें इशू आ जाए तो वही इसमें होता है। बाकी लीकेज हो सकती है, लीकेज जब शिफ्ट करते हैं किसी वजह से कोई पंचिंग हो गई, कोई ठोकर लग गई तो उससे लीक हो सकता है। तो उस लीक का फिर ये होता है कि उसको लीक को हम पहले चेक करते हैं कहाँ से लीक है, ट्रेस करने के बाद उसको फिर हम रिपेयर करने के बाद दोबारा सारा इसको हम फ्लश करके ऑयल इसका अगर पूरा ऑयल ओके करके इसके बाद फिर हम इसको दोबारा गैस चार्ज कर देते हैं वैक्यूम करने इसके बाद। तो ये सारा इसमें सिस्टम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हवाले से था। तो ये थी इस वीडियो में हमने दोनों साइकिल्स को कंसिडर किया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को, और उसके जो प्रोबेबल काजेज़ होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद इस तरह के सर्किट लेकर आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।